इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो भी PDF हैं ये आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। तो यदि आप हमारा PDF कोर्स परचेज करते हैं तो ये सभी कंटेंट आपको हमारी PDF में मिल जाएगा, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK ये सभी मिलेंगे। तो आप जो है अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं हमारी ऐप पर, यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं। 1 साल के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 5 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये तीनों ही 2021-22 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स आइडेंटिफाई की गई हैं IRDAI द्वारा। यदि आप ऑफलाइन मोड में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं डिजिटली, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी अपर लिमिट फिक्स की है 200 रुपये पर ट्रांजैक्शन। विजय पॉल शर्मा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके चेयरमैन होंगे। मैरिज एज, जो लीगल मैरिज एज है जो कि 18 से 21 किए जाने की बात की जा रही है, तो उसकी समीक्षा के लिए 31 मेंबर पैनल एक बना है। तो इसमें केवल एक ही महिला MP हैं और ये हैं सुष्मिता देव। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट का मतलब है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनोग्रेट किया गया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा, इसकी फाउंडेशन स्टोन, इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। फ्रांस के पास आ गई है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी। कार्स 24 एंड बजाज फाइनेंस ने एक पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू प्रोवाइड सीमलेस फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार बायर्स, जो यूज्ड कार लेना चाहते हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। मनोज कुमार भारती, ये तिमोर लेस्ते, यहाँ पर भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 होस्ट करेगा। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है कार्ड टोकनाइजेशन के लिए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। NTPC पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PXIL में 5% इक्विटी स्टेक एक्वायर करेगी। क्रिप्टोवायर ने इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15 लॉन्च किया है। ग्रॉस GST रेवेन्यू जो दिसंबर 2021 के महीने में कलेक्ट हुआ है, यह है टोटल आपका 1,29,780 करोड़ रुपए। चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो सेशन की। भारत और किस देश ने 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए विशेष लोगो जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन A है। India and Japan have released special logos to mark the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2022। देखिए, भारत और जापान के रिश्तों को 2022 में 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने अपने लोगोस यहाँ पर लॉन्च किए हैं। आपको बता दें 28 अप्रैल 1952 से भारत और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए थे। तो देखिए, जो दोनों ही कंट्रीज़ की जो नेशनल बर्ड है, भारत की पीकॉक और जापान की ग्रीन फेजेंट, तो ये दोनों ही लोगों में डिपिक्ट किए गए हैं। ग्रीन फेजेंट जो है ये 7 नंबर को शो करता है इसकी टेल से, और जो पीकॉक है ये 0 नंबर को शो करता है, यानी कि 70 यहाँ से ये दोनों ही सिंबल बना रहे हैं। आपको बता दें जो ये लोगो है ये अनूप देव पूर्ति द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की है। पहली किस्त
किस अवधि से किस अवधि तक के लिए जारी की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड the 10th installment of financial aid under the PM Kisan scheme. The first installment was for the period December 2018 to March 2019. जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान स्कीम के तहत 10वीं इंस्टॉलमेंट को जारी किया है, जो कि 20,900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक की है। टोटल राशि जो है आपको जानना चाहिए, पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जिसमें कि जो एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ हैं उनको 6,000 पर ईयर दिए जाते हैं और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 2,000 रुपये की है। तो इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये पर ईयर आते हैं, सीधे इनके बैंक अकाउंट में जाते हैं। आपको जानना चाहिए कि इसी के साथ अब तक जो ये इंस्टॉलमेंट दी गई है, इसके साथ अब तक टोटल जो रुपया जारी किया गया है इस स्कीम के तहत, ये 1.8 लाख करोड़ रुपीस का है। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम फरवरी 2019 का जो बजट है इसमें अनाउंस की गई थी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2018 से मार्च 2019, दिसंबर 2018 टू मार्च 2019 के पीरियड के लिए लॉन्च की गई थी। ओएनजीसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। So Alka Mittal has become the first woman to head ONGC. जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, अलका मित्तल ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है ONGC, इसको हेड करेंगी। और सेकंड वुमेन बन गई हैं जो कि किसी तेल कंपनी की हेड होंगी। आपको बता दें, मार्च 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हेड बनी थी निशी वासुदेवा। तो ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि किसी तेल कंपनी की भारत में हेड बनी थी। ठीक है, तो अब बनी है अलका मित्तल। तो ये ONGC की फर्स्ट वुमेन हेड है और ओवरऑल ये सेकंड वुमेन हेड है किसी तेल कंपनी की। RBI हैज़ अपॉइंटेड दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी एट विच पोजीशन? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो RBI ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। देखिए, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी इन दोनों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पद पर प्रमोट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आपको जानना चाहिए, जो दीपक कुमार हैं ये फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को देखेंगे, इसको हेड करेंगे। साथ ही जो अजय कुमार चौधरी हैं ये फिनटेक डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को देखेंगे। संकल्प स्मारक किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। संकल्प स्मारक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। देखिए, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड ये है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। तो इन्होंने हाल ही में संकल्प स्मारक इसको जो है देश को समर्पित किया है। आपको बता दें, इसमें जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी सोल्जर्स थे उन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है इस संकल्प स्मारक के थ्रू। आपको बता दें, 16 जनवरी 1941 को ब्रिटिश सर्विलेंस से बचते हुए नेताजी ने यहाँ से एस्केप कर लिया था भारत से और वापस इन्होंने भारत की धरती पर 3 साल बाद कदम रखे थे 29 दिसंबर 1943 को। आपको बता दें, 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको फर्स्ट टाइम जो है लहराया था, होस्ट किया था, फहराया था। नेताजी के बारे में अगर हम बात करें, आपको जानना चाहिए 1942 में इन्होंने ये नेताजी का टाइटल अर्न किया था। कैसे? जो आज़ाद हिंद फौज के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके द्वारा इनको नेताजी टाइटल दिया गया था। आपको बता दें, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री सेक्शन में, मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद। तो देखिए, अपने ज़माने के और आज अपने ज़माने काफ़ी दिग्गज लेवल के बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं पुलेला गोपीचंद। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट और ये इन्होंने लिखी है प्रिया कुमार के साथ मिलकर। निम्नलिखित में से कौन 3 ट्रिलियन US डॉलर बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? TCS, टेस्ला, एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट?
सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एप्पल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू रीच 3 ट्रिलियन US डॉलर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो पहली कंपनी बनी गई है जिसने 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा जो है पार किया है, ये है आपकी एप्पल। और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, इन सभी की जीडीपी को पार कर चुकी है। व्यापार निरंतरता संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो साउथ इंडियन बैंक हैज़ वॉन द UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। देखिए, केरला बेस्ड बैंक है साउथ इंडियन बैंक, आप सभी जानते हैं। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी यानी कि बिजनेस को, अपना जो बैंक का बिजनेस है इसको चलाने में जो भी कठिनाइयाँ आई कोविड के कारण चाहे किसी भी कारण, तो उसमें इन्होंने ऑटोमेशन का यूज़ किया है ना। तो इसके लिए इन्हें जो है ये UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है। आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है। MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है। स्लोगन है इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। कौन सा बैंक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपए तक के IMPS लेन देन पर शुल्क नहीं लेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट लेवी चार्जेस ऑन IMPS ट्रांजेक्शन्स अप टू ₹5 लाख टन वाया नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है जो IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन है, तो इसमें जो 5 लाख रुपए तक का जो डिजिटल जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यदि वो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर आप करते हैं तो उस पर कोई भी हम सर्विस चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाकी आपको जानना चाहिए IMPS के बारे में, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। तो ये रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र जो है आपका एक साधन है, एक मीडियम है, 24/7 ये आपका जारी रहता है और इसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं मोबाइल, इंटरनेट, ATM, SMS के जरिए। आपको जानना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जो लिमिट है ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। किस भुगतान बैंक को, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसको RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक शेड्यूल बैंक बन गया है। तो कुछ कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक तब होता है जब वो RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड हो जाता है। आपको जानना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO अनुब्रता विश्वास हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है बैंक इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स या फिर इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। आपको बता दें साल 2017 में भारतीय एयरटेल ने इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक जिसका नाम एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसको सेटअप किया था। सबसे ज़्यादा खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफेकेशन फ्री विलेजेस। जानते हैं इसके बारे में? तो देखिए, एक लिस्ट तैयार की गई है स्टेट्स की जहाँ पर यह देखा गया है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा इस तरह के गांव हैं जहां पर जो है खुले में शौच नहीं की जाती। तो इस मामले में तेलंगाना पहले नंबर पर है और आपको जानना चाहिए दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं इसको। अच्छा, आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि किसी विलेज को ODF प्लस कैसे बनता है? ODF प्लस विलेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज के मामले में तेलंगाना पहली पोजीशन पर है। देखिए, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन डेफिकेशन फ्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है ODF प्लस, दूसरा है ODF प्लस प्लस। तो ODF प्लस का मतलब होता है कोई एरिया है, कोई सिटी है, कोई वार्ड है। एक तो वो ओपन डेफिकेशन फ्री है यानी कि वहाँ पर खुले में शौच न की जाती हो और वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो फंक्शनल हो और अच्छी तरह से उसको वेल मेंटेन्ड किया गया हो। ये होता है ODF प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। अच्छा, इसी के साथ अगर एक और प्लस जोड़ दें आप, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी खुले में शौच एक तो ना हो, ये तो सब में ही जुड़ा रहेगा कि खुले में शौच ना होती हो वहाँ पर, और वहाँ पर जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता हो, जो सीवेज है उसका अच्छा मैनेजमेंट हो। ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ अच्छा हो, ऐसा ना हो कि पानी नहीं है।
आपने टॉयलेट बना रखे हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, और मान लीजिए कहीं पर इस तरह का आपने साधन बनाया हुआ है जहाँ पर शौच कोई करता है, खुले में नहीं करता है, कोई ऐसा वार्ड टाइप का बना रखा है, लेकिन फिर उस शौच को जो है नगर पालिका या जो भी है वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी वो किसी खुले नाले में डाल देती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब बोलता है ODF++ उसको कैटेगरी दी जाती है। आई होप आप इन दोनों को समझ गए होंगे, थोड़ा सा ही अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना के जल संचरण प्रणाली का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन मणिपुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया है और यहाँ पर वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि 280 करोड़ रुपए तक का है, इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया है। तो ये यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराएगा इम्फाल सिटी में। साथ ही इन्होंने बराक रिवर पर बना स्टील ब्रिज, इसको भी इनोग्रेट किया है, जो कि सिलचर और इम्फाल के बीच में जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा ढीला करेगा, यानी एक रास्ता और अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर आपको जानना चाहिए, इन्होंने इम्फाल में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल की भी आधारशिला रखी है। साथ ही इन्होंने सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग CIIT इसकी भी आधारशिला इम्फाल में रखी है। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन January 6। तो देखिए, हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स मनाया जाता है। तो जो भी किसी युद्ध के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को या फिर अपनी माता को या फिर पिता को खो चुके हैं, तो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए, ये जो दिन है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ये फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है SOS इन्फेंट्स एंड डिट्रेसेस, इसके द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स मनाना चाहिए। यूनिसेफ की अगर माने तो यूनिसेफ का कहना है कि ऑर्फन, कोई भी व्यक्ति ऑर्फन तब कहलाता है जब वो 18 साल से कम का हो और या तो उसके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक की जो है डेथ हो गई हो। निम्नलिखित में से कौन एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो टेक महिंद्रा विल एक्वायर 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो 125 मिलियन इन्वेस्टर की ये पूरी एक्विजिशन होने वाली है। कौन करेगा? टेक महिंद्रा। बाकी आपको जानना चाहिए, टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी है और हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। किस मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM इसको लॉन्च किया है। किस लिए? भारत में जो है सेमीकंडक्टर वेपर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ को जो है सेटअप करने के लिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि लोग सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं यहीं पर बनाएं। आपको जानना चाहिए, इस स्कीम के तहत मान लीजिए कोई चाहता है कि भारत में अपना सेमीकंडक्टर फैब, सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब से मतलब है फैब्रिकेशन, यानी कि माइक्रोचिप्स बनाने की कोई यूनिट सेटअप करना चाहता है, तो जो भी उस सेटअप की जो भी टोटल कॉस्ट होगी, वो जो अपना प्लांट या फिर जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, उसकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा 6 साल तक के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। भारत ने किस कैरिबियाई देश में अपना दूतावास खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडिया हैज ओपन्ड इट्स एम्बेसी इन डोमिनिकन रिपब्लिक। तो देखिए, इंडिया ने यहाँ पर अपना डोमिनिकन रिपब्लिक में अपनी एम्बेसी खोली है। आपको जानना चाहिए, सी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है और करेंसी है डोमिनिकन पेसो। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द जोजिला पास लोकेटेड? आंसर इज लद्दाख। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज त्रिपुरा, तो अगरतला में है ये। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी मेंबर्स? आंसर इज 3। व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा? आंसर इज 8 लाख रुपीज। नेम द कोच ऑफ ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हु विल कंटिन्यू टू ट्रेन हिम टिल द 2024 पेरिस गेम्स आफ्टर रिसीविंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन? आंसर इज क्लाउस बार्टोनिट्स, तो ये जर्मनी से है। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट आप किया कीजिए।
चलिए देखते हैं आज का इंग्लिश हमारा इंग्लिश सेक्शन में क्या है। फायर रेवेजेस साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट। तो देखिए इस तरह से तो आप अंदाज़ा लगा ही लेते हैं जैसे हेडलाइन लिखी है, लेकिन अगर ये शब्द आपका अलग से आ जाए कि इसका मतलब बताइए तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। यहाँ पर तो आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि फायर लगी है साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट में, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अलग से एक सिंपल वर्ड आपको दे दिया जाए कि रेवेज का मतलब बताइए तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा जिसने नहीं पढ़ा हो। तो रेवेज का मतलब होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, गंभीर हानि पहुंचा देना। तो यहाँ पर फायर लगी साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट में, उन्होंने कई बुरी तरह से यहाँ को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस बिल्डिंग को, ठीक है। तो हमारा आज का शब्द ये रहा रेवेज। दूसरा है ओवर 2700 फ्लाइट्स ग्राउंडेड, यूएस एयरपोर्ट्स विटनेस केओस। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, तो इसको चाओस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं केओस। तो आज का शब्द है हमारा दूसरा केओस। तो केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, जहाँ पर कोई व्यवस्था ही ना हो। बहुत प्यारा शब्द है, कहीं पर भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं घूमने गए, वहाँ पर आपने देखा कि लोग जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, कोई सुविधा ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, जनरल शब्द है, आप बोल सकते हैं यार हम वहाँ पर गए, बहुत केओस था वहाँ पर, ठीक है। जैसे हाल ही में वैष्णो देवी माता के मंदिर में जो भगदड़ मची, आप कह सकते हैं वहाँ पर अचानक से केओस हो गई, यानी कि एक अव्यवस्था यहाँ पर हो गई, जिसके कारण इतने लोग जो है वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। देखिए इन शब्द का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप केवल 2 महीने इनको डेली फॉलो कीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर उठाइएगा और आपको जो है ये सब वर्ड उनमें मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ड ना रिपीट होते रहते हैं न्यूज़पेपर में। कुछ ऐसे शब्द हैं ये रिपीट ही होते रहते हैं, क्योंकि ये आधार हैं न्यूज़पेपर में, जो पूरी न्यूज़ यूज़ होती है उसके आधार हैं ये शब्द, जो हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है। तो मैं आपको कहूँगा जैसे जैसा मैं बोलता हूँ आप केवल उसी को नोट करते जाएं। एक अलग से कॉपी बना सकते हैं या A4 शीट पर आप अलग से, जिन्होंने नहीं लिखे हैं 1 जनवरी से आप लिखते रहिए, और 2 महीने बाद दे देता हूँ। मैं आपसे 2 महीने बाद ही पूछूंगा कि अब आप न्यूज़पेपर पढ़िए और मुझको बताइए कि क्या आपको वे शब्द जो आपने पिछले 2 महीनों में पढ़े आपको हेल्पफुल रहे या नहीं रहे, ठीक है। ये मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से सीखा हूँ। तो देखिए ये 2 वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें नहीं जाना है कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सिनोनिम एंटोनिम। हम जनरल बस एक बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि अगर हम कल को कहीं पर पढ़ते हैं इन शब्द को या एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हमको पता हो कि क्या मतलब होता है इनका। तो केवल सिंपल आप लोग को लिखना है रेवेज का मतलब क्या था, या फिर आप अपने हिसाब से दोबारा से गूगल कर सकते हैं, शब्द आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? A SEAM portal was launched by which ministry? ISRO's Human Space Flight Center is located in which city? India won the under-19 Men's Asia Cup cricket by defeating which country? New IHU or B.1.6402.2 COVID-19 coronavirus variant detected in which country? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस।